नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो दुनिया मेरे आगे। सबसे पहले सुर्खियां। लेबनान में इजरायली हमले जारी, बालबेक इलाके में हुई बमबारी में 19 लोगों की मौत, हिज़्ब के तेल ठिकानों पर भी हमला, कई तेल डिपों में लगी आग। हिजबुल्लाह के नए चीफ नईम कासिम ने दी इजरायली पीएम नेतन्याहू को मारने की धमकी, नेतन्याहू के घर की सुरक्षा में की गई बढ़ोतरी। हिजबुल्लाह की धमकी के बाद इजरायली पीएम के विमान की सुरक्षा में भी इजाफा, विशेष विमान के साथ उड़ान भरेंगे 2 F-35 फाइटर जेट। रूस यूक्रेन युद्ध में नॉर्थ कोरियाई सैनिकों की एंट्री से बढ़ी अमेरिका की टेंशन, किम जोंग उन को रोकने के लिए चीन से लगानी पड़ रही गुहार। स्पेन में 8 घंटे में हुई 1 साल के बराबर बारिश, 50 साल का रिकॉर्ड टूटा, 158 लोगों की मौत, अचानक आई बाढ़ की वजह से निकल नहीं पाए लोग। डोनाल्ड ट्रंप ने की बांग्लादेश में हिंसा की निंदा, कहा कमला हैरिस ने दुनिया भर के हिंदुओं को किया नज़रअंदाज, राष्ट्रपति बना तो मैं करूंगा हिफाजत। पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों के घर फायरिंग करने वाला कनाडा में गिरफ्तार, कनेडियन पुलिस बोली साथी भारत फरार, लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर ने ली थी जिम्मेदारी। नेपाल ने चीनी कंपनियों को दिया नोट छापने का ठेका, 100 रुपए की 30 करोड़ कॉपियां छपेंगी, नोट पर बने मैप में 3 भारतीय इलाके। और अब आज की बड़ी खबर, गजा और दक्षिणी लेबनान पर इजराइल ज़बरदस्त बमबारी कर रहा है, तो वहीं ईरान और इजराइल के बीच तनाव भी बढ़ता जा रहा है। कभी ईरान इजराइल पर मिसाइलें दागता है तो कभी इजराइल ईरान पर एयर स्ट्राइक करता है। हाल ही में इजराइल ने ईरान पर 100 लड़ाकू विमानों से हमले किए थे। वहीं अब ईरान इजराइल को जवाब देने की तैयारी में है। ईरान के टॉप सैन्य कमांडरों ने गुरुवार को इजरायली हमलों का कड़ा जवाब देने की बात कही है। उधर इजराइल ने लेबनान के बालबेक इलाके में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बम बरसाए हैं। खबर है कि बालबेक पर हमलों से पहले इजराइल ने आम नागरिकों को इलाका खाली करने की चेतावनी भी जारी की थी। हाल ही में हिजबुल्लाह के नए चीफ नईम कासिम का पहला भाषण प्रसारित किया गया और इसी भाषण में नईम कासिम ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या की धमकी जारी की है। ऐसे में इजराइल अब 2 तरफ से दबाव में घिरता नजर आ रहा है। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि ईरान इजराइल को जवाब देने के लिए क्या तैयारी कर रहा है। ईरान और इजराइल दोनों देशों के बीच हाल के दिनों में जवाबी कार्रवाई को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। जहां इजराइल ने लंबी प्लानिंग करने के बाद ईरान पर हमला किया और हमले से पहले ही व्हाइट हाउस को इसकी जानकारी देकर कहा था कि जब वो हमला करेंगे तो दुनिया उनकी तैयारी समझ जाएगी। वहीं अब ईरान इजराइल को बदले की धमकी दे रहा है। रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के चीफ कमांडर हुसैन सलामी ने इजरायली हमले का जिक्र करते हुए कहा कि तुमने एक और गलती की तो तुम्हें उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसके साथ ही ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के डिप्टी कमांडर चीफ अली फादवी ने इजराइल के हमले पर जवाब को लेकर और कड़े लहजे में कहा कि हम एक ऑपरेशन में इजरायलियों की हर चीज को टारगेट कर सकते हैं। ईरान के 2 सबसे बड़े IRGC कमांडरों ने ये चेतावनी ऐसे समय पर दी है जब अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के जरिए ईरान समर्थित लेबनानी हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच सीज फायर एग्रीमेंट के लिए बातचीत में कुछ तेजी आई है। इस एग्रीमेंट के मुताबिक लेबनानी सेना और संयुक्त राष्ट्र शांति सेना ईरान के सबसे मजबूत क्षेत्रीय सहयोगी हिजबुल्लाह की जगह लेंगी। हालांकि अभी तक ईरानी अधिकारियों ने इस तरह के किसी भी एग्रीमेंट की बात नहीं कही है, लेकिन IRGC के विदेशी ऑपरेशन कमांडर इस्माइल कानी ने हिजबुल्लाह नेता नईम कासिम को ग्रुप के नए महासचिव के रूप में उनकी नियुक्ति पर बधाई दी है। इस्माइल कानी ने कहा कि कुद्स फोर्स में आपके भाई हिजबुल्लाह के पक्ष में तब तक रहेंगे जब तक कि ज़ायनिस्ट शैतानी पेड़ को उखाड़ कर फेंक नहीं दिया जाता और फिलिस्तीन और यरूशलेम को आज़ाद नहीं कर दिया जाता। ईरान के सुप्रीम लीडर के सबसे सीनियर मौलवी मोहम्मदी गोल पायरगानी ने भी धमकी भरा बयान दिया और कहा कि इजराइल का हमारे देश पर हालिया हमला एक खराब कार्रवाई थी जिसका कड़ा जवाब दिया जाएगा।
रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 ईरानी अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने देश की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को इजराइल पर जवाबी हमले की तैयारी करने का आदेश दिया है। बताया जा रहा है कि 5 नवंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले भी ईरानी हमला हो सकता है और ये हमला इराकी इलाके से और ईरान के सहयोगी आर्म्ड ग्रुप की मदद से किया जा सकता है। अब इजरायली पीएम नेतन्याहू को हिजबुल्लाह की धमकी की बात करें तो हिजबुल्लाह के नए चीफ नईम कासिम ने कहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या करने वाला कोई इजरायली भी हो सकता है। नईम कासिम ने अपने भाषण में लंबी लड़ाई का ऐलान कर दिया है। कासिम की इस धमकी के बाद इजराइल की चिंता बढ़ गई है और नेतन्याहू की सुरक्षा चाक चौबंद की जा रही है। मिडिल ईस्ट में युद्ध विराम की कोशिशों और चर्चाओं के बीच हिजबुल्लाह ने साफ कहा है कि गाजा की जंग जारी रहने तक इजराइल के साथ उसकी जंग चलती रहेगी। खबर है कि हिजबुल्लाह एक डबल फ्रंट प्लान बना रहा है और पीएम नेतन्याहू पर जानलेवा हमला कर सकता है। नेतन्याहू पर जानलेवा हमला करने के लिए हिजबुल्लाह उनके घर को भी टारगेट बना सकता है। तेल अवीव के करीब वीवीआईपी इलाके केसारिया में नेतन्याहू का प्राइवेट बंगला है। इसी बंगले पर 19 अक्टूबर को हिजबुल्लाह ने ड्रोन से हमला किया था। इस हमले में नेतन्याहू बाल बाल बच गए थे। साथ ही उसका दूसरा तरीका भी हो सकता है कि यात्रा के दौरान नेतन्याहू के विशेष विमान को टारगेट किया जाए। उनके विमान पर ड्रोन हमला किया जा सकता है। इजरायली पीएम के विशेष विमान का नाम नाफ जायन है और वो ज़्यादातर इसी विमान से यात्रा करते हैं। इजराइल ने खतरे को देखते हुए नाफ जायन की सुरक्षा बढ़ा दी है। अब से इस विशेष विमान नाफ जायन के साथ 2 F-35 फाइटर जेट उड़ान भरेंगे। ये दोनों जेट ड्रोन हमले से पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की सुरक्षा करेंगे। ये फाइटर जेट मिसाइल हमले नाकाम करने में भी सक्षम हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले करके अपनी ताकत दिखाई है, तो इजराइल ने भी हिजबुल्लाह पर ज़बरदस्त पलटवार किया है। इजराइल ने लेबनान के बालबेक में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भारी बमबारी की है। बालबेक पर हमलों से पहले इजराइल ने आम नागरिकों को इलाका खाली करने की चेतावनी जारी की थी। हालांकि लेबनान का दावा है कि इजराइल के हमले में 19 लोगों की मौत हुई है। बालबेक में इजराइल ने हिज्ब के तेल ठिकानों पर भी हमले किए, जिनमें कई तेल डिपो में आग लग गई। खबर है कि इजराइल की 646वीं ब्रिगेड ने लेबनान के एक पूरे गांव को तबाह कर दिया है। इस गांव में हिज्ब का कमांड और कंट्रोल पोस्ट था। लेबनान में फिलहाल इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन जारी है, लेकिन रिपोर्ट है कि इजराइल अब युद्ध विराम पर विचार कर रहा है और इसका मसौदा तैयार हो चुका है। इसके मुताबिक इजराइल की शर्तें मानी गईं तो एक हफ्ते में इजरायली सेना लेबनान छोड़ सकती है। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव 1701 को दक्षिणी लेबनान में लागू करना होगा। हिज्ब समेत कोई दूसरा सशस्त्र संगठन इजराइल पर भविष्य में हमले नहीं करेगा। दक्षिणी लेबनान का नियंत्रण लेबनानी सेना और यूनिफिल के हाथों में होगा। लेबनान में हथियार बिक्री और हथियार निर्माण पर लेबनान सरकार का नियंत्रण रहेगा। दक्षिणी लेबनान का सुपरविजन अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं करेंगी। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने युद्ध विराम के लिए सहमति के संकेत दिए हैं, लेकिन इन शर्तों पर शायद बात नहीं बनेगी, क्योंकि गाजा की जंग जारी रहने तक हिजबुल्लाह अपने हथियार नहीं डालेगा। ऐसे में जंग जारी रही और हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू पर हमला कर दिया तो एक बार फिर इजराइल ईरान पर हमला कर सकता है और इस जंग का सिलसिला और तेज हो सकता है। और अब आज की दूसरी बड़ी खबर, रूस यूक्रेन युद्ध में अब एक नए खिलाड़ी की एंट्री हो चुकी है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने इस जंग में रूस की मदद के लिए हथियारों के साथ साथ अपने सैनिक भी भेजे हैं। किम जोंग उन के इस कदम से यूक्रेन और अमेरिका की टेंशन बढ़ गई है। यही वजह है कि किम जोंग को रोकने के लिए अमेरिका को अब चीन के सामने गुहार लगानी पड़ रही है। दरअसल अमेरिकी एजेंसियों का आकलन है कि चीन रूस और उत्तर कोरिया के बीच बढ़ती साझेदारी को नापसंद करता है। विदेश विभाग ने चीनी राजनयिकों के सामने उत्तर कोरियाई सैन्य टुकड़ी के मुद्दे को उठाया है। उत्तर कोरिया के सैनिकों के यूक्रेन में
रूस की मदद करने के लिए युद्ध के हालात के बीच जाने से बाइडेन प्रशासन को एक अप्रत्याशित मीडिएटर की तरफ रुख करने को मजबूर होना पड़ रहा है। उत्तर कोरिया को धमकियां देने के लिए अमेरिकी अधिकारी अब चीन से बात कर रहे हैं। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि इस बातचीत से चीन के मन में सैन्य टुकड़ी की तैनाती के बारे में संदेह और बढ़ जाएगा। वहीं अमेरिकी सरकार का आकलन है कि रूस और उत्तर कोरिया के बीच तेजी से मजबूत होती सुरक्षा साझेदारी को लेकर चीन असहज है। चीन उत्तर कोरिया का पुराना सहयोगी और उसका सबसे शक्तिशाली आर्थिक और सैन्य साझेदार है, लेकिन रूस उत्तर कोरिया सहयोग का मतलब है कि बीजिंग को मॉस्को के साथ प्योंगयांग पर अपना प्रभाव बढ़ाना होगा। और यूक्रेन में उत्तर कोरिया की दखलंदाजी यूरोप को पूर्वी एशियाई सुरक्षा मामलों में और गहराई से शामिल करती है, जो चीन की रणनीति के खिलाफ है। गुरुवार को उत्तर कोरिया ने एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया था, जो लगभग 1 साल में उसका पहला ऐसा परीक्षण था जिससे दुनिया भर के देशों में चिंता की लहर दौड़ गई। नॉर्थ कोरिया पर रूस यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद करने के आरोप लग रहे हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि नॉर्थ कोरियाई सैनिकों के जंग में शामिल होने से रूस को यूक्रेनी इलाकों पर तेजी से कब्जा करने में कामयाबी मिली है। किम जोंग उन की इस चाल से अमेरिका और उसके सहयोगी टेंशन में आ गए हैं। यही वजह है कि अब अमेरिका नॉर्थ कोरिया को रोकने के लिए चीन के आगे गुहार लगा रहा है। दरअसल आरोप है कि किम जोंग ने यूक्रेन के खिलाफ रूस को न सिर्फ हथियार सौंपे हैं, बल्कि नॉर्थ कोरियाई सैनिकों को भी जंग के मैदान में लड़ने के लिए भेजा है। सबसे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यह दावा किया था, जिसके बाद अमेरिका और साउथ कोरिया ने भी इन आरोपों को दोहराते हुए यूक्रेन का साथ दिया। वहीं अब तनाव को और ज़्यादा बढ़ने से रोकने के लिए अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने चीन से रूस और उत्तर कोरिया पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने की अपील की है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस हफ्ते की शुरुआत में एक अहम बैठक हुई। 3 बड़े अमेरिकी राजनयिकों ने अमेरिका में चीन के राजदूत से मुलाकात की और इस मामले में अमेरिकी चिंताओं पर जोर दिया। अमेरिका के विदेश विभाग के एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर जानकारी दी कि अमेरिकी राजनयिकों ने चीन से अपील की है कि वो उत्तर कोरिया के साथ अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके युद्ध में रूस को मिलने वाले सहयोग को कम करने की कोशिश करे। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने गुरुवार को वाशिंगटन में जानकारी दी कि दोनों पक्षों के बीच इस हफ्ते एक मजबूत बातचीत हुई और चीन जानता है कि अमेरिका की उम्मीदें हैं कि वो उत्तर कोरिया की इन गतिविधियों को रोकने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक मांग संकेत है जो न केवल हमसे बल्कि दुनिया भर के देशों से आ रहा है। वाशिंगटन में चीनी दूतावास के प्रवक्ता लियू पेंग्यू ने एक बयान में कहा कि यूक्रेन संकट पर चीन की स्थिति साफ है। चीन शांति वार्ता और यूक्रेन संकट के राजनीतिक समाधान के लिए कोशिश कर रहा है और हमारे रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। लियू ने कहा कि चीन इस दिशा में रचनात्मक भूमिका निभाना जारी रखेगा। वहीं अमेरिका का कहना है कि 8,000 उत्तर कोरियाई सैनिक यूक्रेन की सीमा के नज़दीक रूस में मौजूद हैं और आने वाले दिनों में यूक्रेनी सैनिकों के खिलाफ क्रेमलिन की लड़ाई में मदद करने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि चीन ने अभी तक इस कदम पर सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है। चीन और रूस की साझेदारी किसी भी सीमा से परे है, जबकि वो नॉर्थ कोरिया का एक प्रमुख सहयोगी भी रहा है। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि बीजिंग रूस और उत्तर कोरिया के बीच घनिष्ठ सैन्य साझेदारी को स्वीकार नहीं कर सकता है, क्योंकि वो इसे क्षेत्र में अस्थिरता के रूप में देखता है। चीन की रेनमिन यूनिवर्सिटी के अंतर्राष्ट्रीय संबंध विशेषज्ञ शी यिनहोंग ने कहा कि रूस उत्तर कोरिया साझेदारी बीजिंग के शांतिपूर्ण कोरियाई प्रायद्वीप के लक्ष्य के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि बीजिंग मौजूदा स्थिति की जटिलता और खतरे को अच्छी तरह से समझता है और चीन की तरफ से इस मामले में अब तक कोई टिप्पणी न करना दिखाता है कि वो रूस और नॉर्थ कोरिया के सैन्य गठबंधन से सहमत नहीं है।
वहीं जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका चीन संवाद पहल के सीनियर फेलो डेनिस वाइल्डर ने उत्तर कोरिया के इस कदम पर बीजिंग की चुप्पी को चौंकाने वाला कहा है। उन्होंने कहा कि चीन को रूस का समर्थन करने और पश्चिम को नाराज न करने के बीच संतुलन बनाना चाहिए। हालांकि उनका कहना है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने हित के लिए इस पूरी बात को अनदेखा कर सकते हैं। वाइल्डर ने कहा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ व्यक्तिगत रिश्ते बनाए हैं और वो पुतिन को नाकाम होते नहीं देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब चीन की अर्थव्यवस्था संघर्ष कर रही है तो ऐसे में जिनपिंग यूरोपीय और अमेरिकियों को नाराज नहीं कर सकते और शायद यही वजह है कि उन्होंने इस बारे में सार्वजनिक तौर पर कुछ नहीं कहा है। सितंबर 2023 में किम जोंग और पुतिन ने रूस के एक कॉस्मोड्रोम में मुलाकात के दौरान घनिष्ठ सहयोग का वादा किया था। इस जून में दोनों ने एक आपसी रक्षा समझौते पर दस्तखत किए थे। रूस में लड़ने जा रहे उत्तर कोरियाई सैनिक उस संधि की रूपरेखा के अंदर फिट बैठते नजर आते हैं। हाल के दिनों में चीन ने उत्तर कोरिया से सावधानी से संपर्क किया है। चीनी अधिकारी एशिया में उत्तर कोरिया के सैन्य उकसावे से परेशान हैं, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइलों का लगातार प्रक्षेपण भी शामिल है। चीन चाहता है कि उत्तर कोरिया अपने मजबूत परमाणु हथियार कार्यक्रम पर लगाम लगाए और उसने सालों पहले रूस के साथ मिलकर उत्तर कोरिया के खिलाफ 2 अमेरिकी राष्ट्रपतियों द्वारा लगाए गए संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को मंजूरी दी थी। जानकारों का कहना है कि हाल ही में चीन ने उत्तर कोरिया को उन प्रतिबंधों से बचने में मदद की है, लेकिन अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर असहज बना हुआ है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि चीनी अधिकारी इस पर नज़र रखेंगे कि रूस सैनिकों के बदले उत्तर कोरिया के साथ परमाणु और अंतरिक्ष तकनीक साझा करता है या नहीं। हमारे इस खास शो पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।